जय। इससे पहले क्लास में आपको महाराष्ट्र पढ़ा रहे थे, महाराष्ट्र खत्म हो गया था, मध्य प्रदेश पढ़ा रहे थे। हाँ, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पढ़ा रहे थे। हाँ? मध्य प्रदेश में हम आपको बहुत सब चीज बता दी। तुम फिर बैठ गया सीढ़ी पे। हाँ, काय लिए वैज्ञानिक? चल, वैज्ञानिक को क्यों घुसिया दिया सब तुम लोग? यहां देखिए, भिंड, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहां हो गया। पेट्रोलियम के लिए बीना, रायसेन भीमबेटका के लिए, विदिशा हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख, सांची अशोक का अभिलेख। ये शहर यहां मिल गए सब कि नहीं? हाँ, यहां उज्जैन मिल गया, महाकाल नगरी उज्जैन, इसके नीचे इंदौर, इंदौर के आगे महू, आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर महू, महू। बताइए, यहां पे भोपाल मिल गया, भोपाल के नीचे होशंगाबाद, नोट का कागज, अखबारी कागज नेपाल, बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर, बुरहानपुर दर्रा, बुरहान, होशंगाबाद पेपर के लिए। आगे बढ़िए, होशंगाबाद में कौन सा कागज बंद? नोट का कागज, मध्य प्रदेश वाला। होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया, क्या नाम रखा गया? नर्मदा पुरम। होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? नोट, नोट के कागज। नेपानगर, अखबारी कागज, अखबारी कागज लो क्वालिटी का होता है। आगे बढ़े, ये एरिया का नाम जो होशंग, ये देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर। प्राचीन काल में इसका नाम था खानदेश। क्या नाम था? खानदेश। समझा गया कि नहीं? और राजधानी हुआ करती थी इसकी यहाँ पर, होशंगाबाद के आसपास का एरिया यहाँ पर। तो ये छोटा, पहले तो छोटे छोटे राजा होते थे ना राजस्थान में, देखेंगे उदयपुर के अलग, मेवाड़ के अलग, इसके अलग। यूनिटी हम लोग में कहाँ थी? जब तक देश में कोई बड़ा शासक नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और हर्षवर्धन के बाद कोई शासक ही नहीं आया जो पूरे भारत को संभाल सके। हर्षवर्धन के बाद कोई शासक, जैसे राजस्थान पृथ्वीराज चौहान का एरिया, तो ये कोई भारत थोड़ी है। महाराणा प्रताप का एरिया राजस्थान, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा अफगानिस्तान यहाँ पे। तो जितने छोटे शासक होंगे ना, वो क्या होगा, देश उतना कमजोर होते जाएगा। एरिया बड़ा नहीं था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद मुगल आए सब, तो 300 के समय साम्राज्य थोड़ा बड़ा हुआ। तो एक तो आपका अशोक मौर्य काल में साम्राज्य बड़ा था, मौर्य काल के बाद फिर गुप्त काल में भी साम्राज्य बड़ा रहा था, फिर दक्षिण भारत में चोल काल में रहा था। उसके बाद जो था आपका हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन मरा, हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं। कनिष्क के समय भी ठीक था, कुषाण शासक। उसके बाद तो कोई शासक ही नहीं है हर्षवर्धन के बाद। हर्षवर्धन के 500 साल तक कोई बड़ा शासक नहीं आया, 500 साल तक। और छोटा 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 शासक हुआ सब, जिस वजह से भारत गुलाम होने पे विवश हो गया। नहीं तो ये बाबर ओबर तनी कनिष्क के समय आते लोग ना, मार के बांध के टांग देता कनिष्क को, रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। हर्षवर्धन के समय आए रहते, और राजेंद्र चोल के समय। तो बड़े बड़े शासक का रहना देश के लिए जरूरी है। देखिए, ये मध्य प्रदेश में हम आपको बहुत हद तक चीजें को समझा दिए थे, इस एरिया के चीजें। अब मध्य प्रदेश में हम इधर चलते हैं, जो यूपी और छत्तीसगढ़ से सटता है। यहाँ पे सिंगरौली मिलेगा एकदम, यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों से सट जाता है। सिंगरौली कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरौली कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयले की सबसे मोटी परत देखी जाती है, कोयले की
सबसे मोटी परत देखी जाती है, कोयले की सबसे मोटी परत देखी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? सिंगरौली के बगल में रीवा, तुम रीवा के हो? हाँ, आगे बढ़ते हैं। रीवा में कोई मतलब ऐसे बहुत बड़ा नहीं, रीवा के बगल में आप देखेंगे आपको मिलेगा खजुराहो और पन्ना। मिल गया? खजुराहो और पन्ना मिल गया। खजुराहो और पन्ना, सतना, खजुराहो, पन्ना। सतना मिल गया। सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है सतना। सतना किस लिए प्रसिद्ध? सीमेंट उद्योग के लिए। तो ये एमपीपीसीएस का या एमपीएसएससी का कोई क्लास करेंगे लोग, एमपीपीएससी का, तो उन लोग के लिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी खजुराहो महाकाल का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो, कंदरिया महादेव खजुराहो, कंदरिया महादेव खजुराहो। नहीं मिला खजुराहो? कंदरिया महादेव खजुराहो मिल गया। अब पन्ना के पास मिलेगा पन्ना, पन्ना के पास खजुराहो मिल गया। खजुराहो पन्ना के पास मिलेगा खजुराहो। पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में वैसे भी बाघ बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खदान है। पन्ना में किसकी खदान है? हीरे की खदान। पन्ने में किसकी खदान है? हीरा की खदान है। आगे बढ़ जाएं। हीरा की खदान, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हीरा अब तो आर्टिफिशियल हीरा भी आ गया है, अब हाँ लैब में बना के आर्टिफिशियल बना दिया, सस्ता नहीं बनता है। हीरा वगैरह जो है ना, ये डिमांड पे डिपेंड करता है। ओरिजिनल हीरा जो होता है चमकना वमकता उतना नहीं है, बताना पड़ता है कि हम हीरा पहने हैं। सोना से महंगा प्लेटिनम होता है। अब हमको ऐसा लगता है ना कि ये लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए ज्यादा ही सब करते हैं। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? क्या कि देखो भैया हमारे पास हीरा है। जब जब आप किसी दूसरे वस्तु से अपना स्टेटस बढ़ाएंगे, मतलब अभी आपको और तरक्की की जरूरत है। खुद को इतना आगे ले जाइए ना कि नकलियो हीरा पहने तो कोई सोच ना सके कि नकली थोड़े पहना होगा, भाई तो असली पहना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहां जाइए, अपने आप को आप निकालिए, यूपीएससी निकालिए, और उसके बाद आप पहनिए रोल गोल्ड 25 रुपए का मेला में से चेन खरीद के। अरे भैया डीएम साहब हैं, क्या दिक्कत है, सोना पहने होंगे। हाँ? तो आप लोग बढ़िया ऐसा बनिए, दूसरी चीजों से अपनी तारीफ ना करें, ना ही अपनी वैल्यू दूसरे चीजों से ना बढ़ाएं, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाएं कि आप जिस चीज को धारण करें उसकी वैल्यू बढ़ जाए। अगर आप राष्ट्रपति, या जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति बनी, तो इससे द्रौपदी मुर्मू जी का कद बढ़ गया। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति पद की अहमियत बढ़ गई थी। वहां पर वो राष्ट्रपति पद पर जरूर बैठे थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जो महत्व था राष्ट्रपति से भी ऊपर था। तो ऐसा होना चाहिए इंसान। अब लेकिन अब क्या कीजिएगा, हीरा सोना ये सब का बहुत वो दौर चल गया। महिला लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, पुरुष को फुर्सतों नहीं रहता है, कान में कौन चीज पहन ले है, इतना फुर्सत रहता है। महिला ही महिला का ज्यादा ध्यान देती है। अरे तो उनके सदिया में यही कपड़वा पहनी थी। तो ये पहले के जमाने की औरतों का ये सब था, क्योंकि ना पहले जमाने में औरतों को किसी ने पढ़ने दिया नहीं, तो वही 4 कमरे के मकान में रह के इधर से उधर। आप खुद सोचिए, अपनी हालत सोचिए, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था, घरे में रहते थे, तो आपकी हालत कैसे हो गई थी? सोचिए, जो महिलाएं पढ़ी नहीं ना, वो जिंदगी भर से लॉकडाउन में है। इस मकान से उस मकान, इस कमरे से घर से किचन, किचन से उस, सास ससुर ननद भौजाई नैहर ससुराल खत्म। उनको पता नहीं यूएनओ में क्या है, सुरक्षा काउंसिल क्या है, पुतिन क्या कर रहा है, जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, बीटो कहां लग गया, G20 सम्मेलन क्या हो रहा है, नहीं ट्विटर बिक गया, ट्विटर बिक गया। यहाँ पे कौन खाना खाओ यहाँ पे। नहीं जाना। लेकिन अब लोग पढ़े लिखे होंगे, अब आप लोग ऐसा काम कीजिएगा, इस सब चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे सबसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खाली दिमाग रहेगा तो कहा जाता है शैतान का घर, यही सब उल्टा सीधा लोग सोचते रहते हैं। बाहर निकलना भी बहुत जरूरी रहता है। तो हीरा वगैरह का डिमांड लोग इतना करते हैं कि उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कोई सोना का डिमांडे ना करे तो उसका रेट बढ़ेगा। हमारा सोना पहनना ही नहीं है, उससे सोचो कितना सस्ता हो जाए,
उन्हें कई बार एक बीच 1-1.5 साल पहले सोना सस्ता हुआ था, तो लोग कहे सिकड़ी बना लीजिए वो, कि ना भैया सस्ता हो या महंगा हो वो जरूरत नहीं है वो सिकड़ा सिकड़ी का। यहाँ पे सोना चांदी आदमी ना पहने गए, यहाँ पर कोई पहना जे मतलब जिसको शौक है पहनो भैया, हम मना तो किसी को नहीं करने जा रहे हैं। आप उतना सोना से बहुत लोग कहेंगे शुभ, उतना से आप किसी की भलाई कर सकते हैं। एक किसी सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय डाल सकते हैं। धन से मदद बहुत दिन तक नहीं होती, लेकिन विद्या से अगर किसी की मदद हो जाएगी ना, कितना आगे। अब सपोज कीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को बनने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जमीन दान दी होगी। उस जमीन को दान देकर उतना पैसा अगर किसी को दे देते तो 1-2 परिवार की जिंदगी बन जाती। लेकिन उस जमीन दान देने से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बनी। JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, दुनिया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सरकार जमीनें ऐसे लेती है। और गांव के लोग आज भी शिक्षा के महत्व को बहुत भली भांति समझते हैं। अगर गांव में ये हो जाए कि यहाँ विद्यालय खुलने वाला है तो लोग नाम दे देते हैं और कह देते हैं कि इधर जो गेट लगेगा हमारे दादा का नाम लिख दीजिए गेट लिखा जाता है तो लिखा दो भैया, क्या जाता है, नाम कुछ भी रहे, पढ़ने से रहना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम अगर प्रयागराज यूनिवर्सिटी रहता तो क्या रहता, पढ़ाई तो सेम ही होती। एजुकेशन बहुत जरूरी होना चाहिए। आगे बढ़ जाए तो हीरा पन्ना का एरिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? उसके नीचे मिलेगा आपको जबलपुर, कटनी और जबलपुर। कटनी रेलवे डिवीजन है, कटनी के नीचे जबलपुर, कटनी या जबलपुर मिल गया। कटनी से कोई विशेषता नहीं। अब रेलवे ट्रेन के अगवा देखिएगा इंजनवा के आगे लिखा रहता है कटनी डिवीजन, तो उसी डिवीजन की क्या रहती है, इंजन रहती है। तो सबका अपना अपना डिपो होता है। जैसे कौन डिब्बा किस डिपो का है, कौन इंजन किस डिपो की है, तो जब बिगड़ती है तो उसी डिपो में जाती है, क्या करने के लिए, बनने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। आगे बढ़ जाए तो जबलपुर जो है यहां नर्मदा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां है? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद। प्रयागराज नाम हो गया इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद नाम था उसका। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह, जबलपुर। जबलपुर में नर्मदा नदी जाती है और वहां से झरना बनाती है। झरने का नाम है धुआंधार जलप्रपात। कौन जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे? धुआंधार जलप्रपात कौन नदी बनाती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। किसी को दिक्कत? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, याद रहेगा। मिल गया यहां पर? किसी को दिक्कत? अब देखिए जबलपुर मिल गया ना। जबलपुर से पीछे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जाइएगा, अमरकंटक। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे अमरकंटक मिल गया। अमरकंटक सबको मिल गया। वहां पंचमढ़ी भी मिलेगा। मिला? कुछ मिला कि नहीं मिला? नीचे नहीं है, पर्यटक जगह है, छोटा जगह है, पहाड़ी जगह है पंचमढ़ी घूमने के लिए। पंचमढ़ी थोड़ा सा नीचे होगा। छोड़िए, अब मेरी ओर देखिए ध्यान से, अभी उधर नहीं जाएंगे पंचमढ़ी, यहां देखिए मेरी ओर। यह कौन जगह है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी जाती है, उसका नाम है सोन नदी। अमरकंटक से ऊपर जाने वाली नदी सोन, अमरकंटक से ऊपर जाने वाली नदी ये नदी महानदी, इधर जाएगी नर्मदा नदी। तो अमरकंटक से कितनी नदियां ऊपर की ओर? पटना में आके किससे मिल जाती है? गंगा। पटना जिला में जगह है कोइलवर। अब एग्जैक्ट जगह है कोइलवर, लेकिन जिला कौन सा? पटना। तो पटना में सोन नदी आके किससे मिल जाती है? किससे मिल जाएगी? गंगा। आगे बढ़े। और इस साइड में कौन नदी? महानदी। और इस साइड में नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को हम लोग दबंग नदी कहते हैं या चंचल नदी कहते हैं। ऋषि मुनियों ने इसका नाम चंचल या रेवा रखा है। रेवा को संस्कृत में चंचल को रेवा कहा जाता है, तो चंचल नदी कहते हैं। बहुत तेज रफ्तार से जाती है। रीजन क्या है कि नर्मदा नदी के ऊपर भी पहाड़ और नीचे भी पहाड़,
तो पहाड़ की मिट्टी नहीं होती है, पहाड़ पे क्या होता है, पत्थर। तो पत्थर घिसते नहीं है, बहुत कम घिसते हैं। जब घिसेगा नहीं तो नदियों के तलहटी में कचरा जमा नहीं होगा। जब कचरा जमा नहीं होगा तो बहुत तेजी से नदियां निकलेंगी। तो नर्मदा नदी बहुत तेजी से निकलती है। दूसरा, इसके दोनों ओर पहाड़ होने की वजह से इसका बाढ़ का पानी न इधर चढ़ पाता है न इधर चढ़ पाता है। ऊंचाई रहता है तो चढ़ ही नहीं पाता। ऐसे मैदानी क्षेत्र में तो खेत में घुस गया, जा खेत 2 किलो बाढ़ में, और वहां दोनों ओर क्या है, पहाड़। अब तो दहेगा नहीं, सीधे निकलेगा। अब बीच में किसी की मुलाकात हो गई नर्मदा नदी में, उठा उठा पटकेगी, कबो ये पत्थर पे तो कभी इस पत्थर पर, ऊपर में विंध्याचल पर्वत और नीचे में सतपुड़ा, कपार फोड़ के रद्द कर देगी, कभी ऊपर कभी नीचे, भाम भाम, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ले जाके फेंक देगी फिर अरब सागर में। जा नर्मदा नदी किस दिशा में जाती है, हाँ, आगे बढ़ जा। दबंग नदी इसके नीचे से जाती है ताप्ती नदी। देखिए 2 नदियां आपको मिलेगा, नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां मिल गई। दोनों पश्चिम दिशा में जाती है, नर्मदा और ताप्ती। दोनों किस दिशा में जाएंगे, पश्चिम दिशा में। नर्मदा और ताप्ती दोनों किस दिशा में, नहीं मिला। नर्मदा और ताप्ती दोनों किस दिशा में, नहीं मिला। नीला रंग से मिलता है नदी, तुमको नदी भी नहीं मिल रहा है। ताप्ती नदी, उसी को नर्मदा भी बोल रही है, उसी को ताप्ती भी बोल रही है, बेवकूफ बनाती है हमको। ताप्ती कहां है, अब मिला है बकललिया को, वो नर्मदा मिला था। देखिए सब ताप्ती पूछ रहे हैं क्या मिला है यहाँ, हमरा बेवकूफ बनाएगी ये लोग। मिल गया। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पहाड़ों के बीच से जाती हैं। दोनों नदियां कहां से जाएगी, पहाड़ के बीच से जाने वाली नदियों को हम भ्रंश नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश। अंग्रेजी में रिफ्ट वैली, अंग्रेजी में रिफ्ट वैली। तो कौन सी नदी पहाड़ों से गुजरेगी, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, याद रहेगा, नर्मदा तथा ताप्ती। अब मेरी और ध्यान से समझिए, नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो वहां ढाल बहुत कम हो जाता है। तो नदियां जब अपनी युवा अवस्था में रहती हैं तो मैदानी क्षेत्र से जब जब गुजरी रहती हैं तो कुछ कुछ मिट्टी कचरा को लेके आई रहती है, अपने मुहाने पर उस कचरा को जमा कर देती हैं और साइड से निकल जाती। तो उस मुहाने पे जमा हुए इस कचरा को हम डेल्टा कहते हैं। नदियों को मुहाने पे जमा इस कचरा को क्या कहते हैं, डेल्टा। और नदियां साइड से निकल जाती। लेकिन जब नदियों के दोनों साइड पे पहाड़ हो तो हो गया पहाड़, अब मुंह पे खड़ा कर देगा कचरा, तो निकलेगा किधर से। अब नदी कंफ्यूज, पहाड़ काटे कि कचरा ढकेल दे, ज्यादा आसान कौन, तो कचड़वा ढकेल देती है समुंदर में। तो जब कचड़वा समुंदर में गिर गया तो एस्चुरी, कचरा समुंदर में गिर गया तो एस्चुरी, और मुहाने पे जमा हो गया तो मुहाने पे जमा हो गया तो याद रहेगा, नर्मदा क्या बनाएगी, हाँ, एस्चुरी। क्योंकि दोनों मुहाने पे क्या है, पहाड़, दोनों मुहाने पे पहाड़, याद रहेगा। तुम चश्मा एलपीजी सिलेंडर खड़ा हो, बत्ती आ रही थी, खड़ा हो, बताओ। हाँ 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 हाँ, खड़ी हो, बताइए ध्यान से, हल्ला नहीं करो। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाएगी और क्या नहीं बनाएगी, बीच में नहीं बोलने तो उन्हीं को बोलने दो। कौन सी जमीन दिखाने का रजिस्ट्री का बात हो रहा था, कुछ क्या चीज इंपॉर्टेंट छूट गया आपका टॉपिक। बैठिए बैठिए बैठिए, नहीं याद है आपको, 5 कोना का मुंह बनीला से याद ना हो जाएगा। बगल वाली को बोलो बौकी, याद है, रहने दो रहने दो, बैठ जाओ। कौन सी बतिया रही थी तुम लोग, बैठ जाओ।
आप न्यू है तो आपने पहले जो पढ़ के गई होगी उससे पूछिएगा। मारने के टाइम पे हम कोई भेदभाव नहीं करते, एकदम जेंडर इक्विलिटी। कोई लड़की कह दे कि नहीं लड़कियों को हम धीरे पीटते हैं, कोई नहीं कह सकती। भले ये कह सकती कि लड़कों से तेज पीट देते हैं, लेकिन कभी इस बात पे नहीं आरोप लगा सकती कि हम धीरे पीटे हैं। हाँ, बहुत जल्दी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, पिटाना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, मध्य प्रदेश को अब हम लोग देखते हैं फिजिकल नक्शा के हिसाब से। फिजिकल नक्शा खोलिएगा मध्य प्रदेश का, बीचों बीच में ऐसे ऊपर में टूटा फूटा पहाड़ दिखेगा विंध्याचल, और उसके नीचे टूटा फूटा पहाड़ मिलेगा सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा, देखिए ब्राउन कलर विंध्याचल। खोजिए कहां लिखा, अकलेल बकलेल लोग अगल बगल में देख के खोजो। विंध्याचल और सतपुड़ा मिल गया, विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा, आगे बढ़े। सबको मिल गया। विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच से कौन सी नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। देखिए तो बीच में नर्मदा नदी है। हाँ बताइए, ऊपर वाली नदी, ऊपर वाला पर्वत विंध्याचल, उसके नीचे सतपुड़ा के नीचे अजंता। देखिए मिल गया अजंता। अजंता किस राज्य में? महाराष्ट्र। अजंता मिल गया। मेरी ओर ध्यान दीजिए और बताइए कि हम कौन सी नदी बनाए हैं। हाँ, कौन सी नदी? ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। दोनों नदियां भ्रांस घाटी में जाएगी कि नहीं? क्या दोनों नदियां अपने मुहाने पे कचरा जमा करके डेल्टा बना पाएगी? डेल्टा नहीं, क्या बनाएगी? एस्चुरी। क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछा था, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत? विंध्य। ताप्ती के दक्षिण में? हाँ, अजंता। ताप्ती के दक्षिण में अजंता, ताप्ती के उत्तर, नर्मदा के दक्षिण। नर्मदा के दक्षिण कौन सा पर्वत भारत के बीचों बीच में है? सतपुड़ा। भारत के बीचों बीच में बीचों बीच में कौन हो जाता है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मिला 1650, 1350। आपको इसकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। 1350, 1350। कौन सी चोटी है उसकी? धूपगढ़। देखिए जहां सतपुड़ा पर्वत लिखा होगा उस पे उसकी चोटी मिलेगी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी याद रहेगा। आगे बढ़ जाए। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब देखिए ऊपर वाला ये पर्वत विंध्य। अब इसको ध्यान से देखिए, विंध्याचल और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पे एक पहाड़ है मैकाल पर्वत। मिला मैकाल, इस साइड में मिलेगा मैकाल पर्वत। उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। कोई दिक्कत? अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। आगे बढ़े। अमरकंटक से कितनी नदियां? ऊपर की ओर, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर महानदी। मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां
नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और, याद रहेगा। नर्मदा नदी का पानी अरब सागर में गिर जाता था, अरब सागर में क्या हो जाता था, गिर जाता था, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन यहां बना दिया गया सरदार सरोवर बांध और इस पानी को गुजरात में भेज दिया गया, ठीक किया गया, नहर बना के भेज दिया गया। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी, अमृत योजना, सारी नदियों को जोड़ने के लिए, लेकिन उस पर कोई अमल अब तक नहीं किया गया है नदियों को जोड़ने के लिए। रीजन क्या है कि कुछ गवर्नमेंट लोगों का कहना है कि हर जगह का मैदानी भाग सेम नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश, अगर बिहार की नदियों का आप नीचे ले जाना चाहिएगा तो झारखंड भी पहाड़ है, छत्तीसगढ़ भी पहाड़ है, मध्य प्रदेश भी पहाड़। तो इतना मेहनत थोड़ी करना है जी, जहां पहाड़ है वहां बड़का। अब फिल्मों में देखें गटर, अक्सर हीरो गुंडा को दौड़ा देता होगा, अब बकलोलियों में हीरोइन घुस जाती हो और हीरोइनिया पकड़ा देगी उसमें, या तो चिल्ला देगी तो बेचारा फंस गया, नहीं तो लड़की लोग को बुरा नहीं मानना है, नहीं तो पायल वाल पहन के चलेगी, छम छम कर देगा वो। तो ऐसे पाइपलाइन से भी ले जाया जा सकता है, लेकिन उसका खर्च बहुत ही ज्यादा आएगा, उसका खर्च बहुत ही ज्यादा है। तो भारत कोई गरीब देश थोड़ी है, यहाँ 70,000 करोड़ तो घोटाले हो जाते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए तो 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हो गया, नहीं समझ में आया। तो भारत को कोई गरीब देश कहता है किसी में इतनी क्षमता है? कोई 2.5 लाख करोड़ घोटाला करने के बाद सरवाइव कर सके? पाकिस्तान की तो जीडीपी में इतना घोटाला हो गया उसको, तो हम लोग के पास पैसा की कमी है? आगे बढ़ते हैं, घोटाले भी बहुत दो देते हैं। तो नदियां अगर जोड़ देंगे लोग तो फायदा होगा, और सारी नदियों को थोड़ी, अगर यहां से नदी को ले जाके साउथ से कैसे भी करके किसमें मिला देना है, नर्मदा में, बाकी काम कौन कर देगा? नर्मदा। नर्मदा को जोड़ देना है नीचे किससे? ताप्ती से, ताप्ती को आगे गोदावरी से, नहीं समझ में आया? गोदावरी इधर जाती है, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ देना है, और कृष्णा को कावेरी से जोड़ देना है, हो गया सब, पहुंचाते जाए। अब आपको क्या लग रहा है कोसी नदी को यहां तक थोड़े लाना है? इसमें क्या है ना कि एक बहुत बड़ा इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। जब बुलेट ट्रेन बिछा सकते हैं, पूरी भारत के कोना कोना रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, पूरी दिल्ली खोद के मेट्रो बना सकते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि बुलेट में बड़े लोग चलते हैं, मेट्रो बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि शहर क्षेत्र का, शहर के लोग सवाल से पूछने लगते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। और ये नहर वगैरह, इससे ज्यादा समस्या गरीब लोगों को होती है, किसानों को होती है, जिनकी कोई एकजुटता में आवाज नहीं होती है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़े मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की ओर, रेडी रहेंगे? मध्य प्रदेश का खाली नक्शा है ना आपके पास? सादा नक्शा है मध्य प्रदेश का? सारे लोग के पास सादा नक्शा है कि नहीं है? सब लोग सादा नक्शा रखिएगा। मटेरियल में तो है ना सादा नक्शा? बुक तो अलग है, मटेरियल है ना सबके पास? जो मटेरियल जिसमें लिखा हुआ है उसमें मध्य प्रदेश का खाली जगह है। अब हम इसको दक्षिण भारत जाने से पहले इसको भरवा देंगे आपको, महाराष्ट्र के बाद अब भरवाना चालू करेंगे। तो पहले आज महाराष्ट्र देख लेते हैं। ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, भारत का सबसे डेवलप राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु सबसे तेजी से डेवलप है। महाराष्ट्र गुजरात दोनों आगे बढ़े। इंडस्ट्रीज वगैरह महाराष्ट्र में ज्यादा है सब। गुजरात में कोस्टल एरिया ज्यादा है, और गुजरात के लोगों का बिजनेस कल्चर भी है। वहां कोई भी बिजनेस करने लगे, किसी को वहां नौकरी करिएगा तो लोग बोलेंगे लोग क्या नौकरी करता है, बिजनेस कर अपना। और हमारे यहाँ सरकारी नौकरी, लोग सरकारी नौकरी वाले को वैल्यू भी देते हैं। लड़का कैसा भी रहे सरकारी नौकरी होना चाहिए। लड़की के लिए अगर लड़का खोजना है ना तो क्या खोजा जाएगा? सरकारी सरकारी नौकरी खोला जाएगा। उसके बाद लड़की सब कहेगी से दहेज लेता है आप भी तो सरकारी दुल्हा लेती हैं लोग, तो सरकारी दुल्हा की जगह प्राइवेट नौकरी वाला कम लेता है ना, बराबर लेता है।
कितना है? अच्छा खासा पैकेज वाला। तू सरकारी नौकरी को क्रॉस किया रहता है। हाँ देखिए, दहेज और गिफ्ट ये चौपट किया अमीर लोगों ने। अमीर लोग के पास पैसा ज्यादा रहता है और दे देगा, लो बबनी रख। अरे यार तुम लोग चौपट का, अमीर जाएगा ना तो ऐसा ना दहेज गाड़ी घोड़ा सब कर देगा कि बगल के गरीब को दिक्कत होने लगे। यही दिक्कत होता है। हाँ नहीं, आजकल लड़की होशियार हो गई, सब पहले ही फोन वहां बतियाने लगती है सब। आप बतिया के पहले चैप्टर नंबर 1 पहले इसको अच्छा से बतियाना है। चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 अब इमोशनल करना है। चैप्टर 2 इमोशनल हो गया, चैप्टर 3 अब इसको कहना है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, इस साल तो शादी नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है दहेज में, खेत और बेचा जाएगा। अब खेत का गाहकी नहीं मिल रहा है, बेचा जाएगा तभी ना ब्याह होगा, हम तुमसे दहेज लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चैप्टर 3 आते आते निपटा दिया। अरे हमारा एक दोस्त था, उसको दहेज में ऐसे कुछ, उसके घर वालों ने बात किया अच्छा खासा दहेज का, लेकिन बातचीत करते गया, 3-4 महीना बात हो गया। लड़की समझदार थी, तो बस इतना कही कि दहेज वहेज तो घर वालों को देना है। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, तो कहा कि ठीक है पढ़ना तुम यहाँ पर। धीरे धीरे बतियाते बतियाते हाल ही हो गया कि सारा दहेज कैंसिल, सारा दहेज कैंसिल। और उसके बाद से उसके ब्याह शादी में इंतजाम कराने में, क्योंकि भैया इसका जॉब हो गया था तो कई स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके बारात में केवल इसलिए जाएंगे कि लड़की के घर वालों में से कमी निकाल सके। ऐसे ऐसे खचड़ा होता है सब यहाँ पे, ये सब ही ऐसे बकलोल होता है सब यहाँ पे। तो हमसे बोल रहा है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, लड़की ठीक है पढ़ना चाहती है, संस्कारी है, ठीक है, लेकिन गरीब घर में, तो कोई गरीबी अपराध तो नहीं है। हमसे कहा देखो कुछ लोग जाएंगे शादी में जिनको ले जाना भी जरूरी है, लेकिन वो जाएंगे कमी निकालने में और लड़की घर वाले पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, कहना क्या चाहते हो? कहा भाई देख लो। हम कहे कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे, चलो यहाँ। कोई दिक्कत नहीं। और हम किसी के शादी ब्याह में बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि देखिए क्लासेज ज्यादा रहते हैं। हम उनके शादी में, हाँ उनके यहाँ में गए थे, हम दिल्ली में ही थे, वहां पे रिसेप्शन, हाँ रिसेप्शन में, शादी में, तो हम वहां पे शादी में भी गए थे उसके। और शादी में हम पूरा मतलब जब तक शादी ब्याह सारे लोग चले गए। अब उमन देखिएगा ना, जब होता है खाना खा के निकल, लेकिन वहां खड़े, रीजन क्या है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके साथ खड़े रहिए। ये मत देखिए कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं, उसके साथ खड़े रहिए ताकि बाकी लोग प्रेरित हो सके यहाँ पे। और बहुत अच्छा चीज है, नहीं लेना चाहिए दहेज। और लड़की लोगों को भी है कि अगर कोई मना कर दे दहेज के लिए ना, तो उस घर की रिस्पेक्ट ज्यादा कीजिएगा लोग। और जो दहेज ले तो ऐसा नहीं को मारे कर देना। महाराष्ट्र देखिए, तो महाराष्ट्र में भी बिजनेस कल्चर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बिजनेस कल्चर ज्यादा है। और गुजरात में भी बिजनेस कल्चर ज्यादा है। गुजराती तो बिजनेस ही करना चाहता है, नौकरी करना नहीं चाहते। तो महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई को तो पूछिए मत। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें आप कितना भी अमीर हो जाइएगा ना, तो आपको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, मतलब भौकाल नहीं हो पाता। आप सड़क पे चले, मर्सिडीज से चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कौन बोलोरो गांव में लेके घुसेगा? अरे बाप रे, बोलोरो है यार। मुंबई में अगर देखेंगे तो अगर जब जहाज लैंड करने वाली होती है, एक से एक बिल्डिंग दिखेगी, एक से अरबों खरबों की बिल्डिंग, उसके बगल में झोपड़पट्टी। ये मुंबई में ऐसा है कि जहां बड़ी बस्ती मिलेगी वहां झोपड़पट्टी भी मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी मुंबई में। मुंबई में करोड़ों का बिजनेस होता है धारावी में, करोड़ों का। जितनी फैक्ट्रीज है, जैसे कोई कंपनी, जो कोई बढ़िया कंपनी है शर्ट बनाती है, तो बटन कहीं ना कहीं लगवाएगी, धारावी में दे देगी, भैया तुम इसका बटन लगा के दे देना। उसमें छोटे 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 बिजनेस है जो सप्लाई चेन में बहुत हेल्प करते हैं, तो काफी बिजनेस है वहां। तो मुंबई डेवलप भी है, समुंदर से घिरा हुआ है मुंबई। अब मुंबई की ओर उधर से नहीं, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। यहां देखिएगा नागपुर, इस साइड में मिलेगा नागपुर, मिल गया नागपुर। आगे बढ़े, कौन जगह हो गया? नागपुर, मिल गया नागपुर।
नागपुर मिल गया? किसी को दिक्कत? नागपुर भारत का सेंटर पॉइंट, नागपुर भारत का सेंटर पॉइंट ना। भारत का 0 माइल किसे कहते हैं? नागपुर। जैसे मान के चलिए आपको नागपुर से बिहार की दूरी बोला जाता है। बिहार तो यहां से भी शुरू होता है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। कहां से नापिएगा? पटना से। तो कोई ना कोई 0 जगह लेना पड़ा। जैसे हम कहते हैं कि आपके जिला कितना किलोमीटर है, तो जहां जिला का डीएम का आवास होता है उसे 0 माइल ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि डीएम का आवास ही हो, कहीं कहीं रेलवे स्टेशन को 0 माइल ले लिया जाता है। तो हर गांव का एक 0 माइल होता है, जहां से उस गांव की डिस्टेंस नापी जाती है। हर जिले का क्या होता है? 0 माइल। पटना का भी 0 माइल है, वहां गायघाट उस बाईपास के पास। तो जहां से उस शहर को एग्जैक्ट जोड़ा जाता है कि जब दूरी नापनी होगी तो इसी जगह से हम क्या करेंगे? नापेंगे। समझा गया कि नहीं? वरना एक शहर तो बहुत बड़ा होता है। अब पटना की दूरी नापना है, चिड़ियाघर से कुछ और हो जाएगा, हमारे कोचिंग से नापेंगे तो कुछ और हो जाएगा, तो मनमौजी नहीं ना चलेगी। तो कहीं जिला को डिस्ट्रिक्ट डीएम के आवास को बना दिया जाता है, कहीं रेलवे स्टेशन को, कहीं पंचायत भवन को, कहीं किसी किसी को 0 माइल। तो हर गांव का 0 माइल इंपॉर्टेंट थोड़ी है, लेकिन भारत का 0 माइल ना, भारत का 0 माइल। आगे बढ़े। पटना में डीएम कहां रहते हैं? गांधी मैदान। कमिश्नरेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों एक ही पास रहते हैं। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत है तो बताइए। ये जगह कौन हो गया? नागपुर। संतरा के लिए नागपुर। मौसम ये पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। कपास अनुसंधान, पर्यावरण अनुसंधान नागपुर। याद रहेगा ना। एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड भी नागपुर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? कौन जगह है? नागपुर। महात्मा गांधी को ये जगह सबसे अच्छा सूटेबल था। उन्होंने कहा कि यहां हम अपना अगर हेड ऑफिस बना देते हैं तो हर जगह से कनेक्टिविटी इजी हो जाएगा। इसलिए नागपुर के नीचे देखेंगे वर्धा जगह मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने वर्धा में आश्रम बना दिया। क्या बना दिया? आश्रम। सेवाग्राम आश्रम। महात्मा गांधी ने क्या बना दिया? सेवाग्राम आश्रम। कहां पर है? वर्धा में, नागपुर। नागपुर के बाद वर्धा में। और ये देखिए तो यहां पे जगह हो जाएगा मुंबई। मेरी ओर पहले ध्यान दीजिए, मुंबई तो एकदम किनारे होगा। मुंबई मिल गया? मुंबई, मुंबई में समस्या ये है, मुंबई में ट्रैफिक बड़ी खराब है। सबसे भयानक बेंगलोर और मुंबई का जाम रुला देता है मुंबई को। दिक्कत यह है कि मुंबई की एक साइड में समुंदर है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, पिछवा पहाड़ है। तो एक ओर से पहाड़ दाब दिया, एक ओर से समुंदर, और उसी में डेवलप होना है। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे मुंबई में, क्योंकि एक्सपेंशन का ज्यादा जगह नहीं है। और दिल्ली में गवर्नमेंट कहती है कि ज्यादा ऊंचा नहीं ले जाने देंगे तुमको, क्योंकि ज्यादा ऊंचा ले जाओगे तो एक ही जगह लोग सिमट जाएंगे। चौड़ा होने दो ताकि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अगल बगल का भी एरिया आए यहाँ पर। ट्विन टावर जो गिराया गया था ना, वो लंबाई की वजह से नहीं गिराया गया था, उसमें नॉर्म्स पूरे नहीं हुए थे। उसमें नॉर्म्स नहीं पूरे हुए। एक बार हम पॉलिटी का क्लास पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम लड़कों को समझाए थे। उस समय ये बिल्डिंग गिरने वाली नहीं थी, उसकी 1 साल बाद बिल्डिंग गिरा दिया। उस चीजों को, भाई केस चल रहा था लंबा यहाँ पर। उस समय हम उस बिल्डिंग को बोल दिए थे दिल्ली में है, एक्चुअली वो नोएडा में है। तो बहुत दूरी नहीं है, वहां से 10 किलोमीटर दिल्ली है। तो अमूमन किसी को दिल्ली, तो अभी क्या है कि वो बिल्डिंग गिर गया तो लोगों को हाईलाइट हो गया, अरे भैया गिर गया वहां पे। अब जिस दिन गिरा था हम वहीं पे थे। नहीं, हम तो दिल्ली में क्लास जब गिरा तो देखे कि भैया हमारा जो ऑफिस है ना दिल्ली, जो आप लोग का जहाँ में ऑफिस वगैरह वहां से पास में ही है वहां पर। तो बड़ा तहलका मजा, इतना भयानक गिराया गया था उस बिल्डिंग को। तो जो बिल्डिंग गिराया गया ना, तो वो बिल्डिंग नॉर्म्स पूरा नहीं किया था, रूल रेगुलेशन, इसलिए गिराया गया। नहीं तो हाइट से कोई दिक्कत नहीं, एक से एक बिल्डिंग है दिल्ली में, नहीं तो नोएडा, गुड़गांव में। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, नागपुर भी अलग डेवलप, मुंबई भी अलग डेवलप। इन दोनों शहरों के बीच में आने में लगभग 18 घंटे लगते थे। इन दोनों के बीच बनाया गया एक्सप्रेसवे। क्या बनाया गया? एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। आज इस दूरी को कम करके आप 8 से 9 घंटे में कवर कर लेते हैं। 120 किलोमीटर ये स्पीड में चलिएगा, 120 के स्पीड में ना, तो पुलिस चालान नहीं काटेगी। 120 तक चल सकते हैं। और हमारे यहाँ गाड़ियों पे लिखा रहता है 40। समझ में गया? स्पीड कितना है? 40।
और वहां पे कितना है 120। समझ में आ गया? तो महाराष्ट्र कितना गुना भाग रहा है? 3 गुना। हो गया काम खत्म। हम कहीं भी जा रहे हैं लोग, हम लोग तो हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक्सप्रेसवे से फायदा ये होता है, हाईवे पुराना हो गया, एक्सप्रेसवे में अगर आप एक बार घुस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे कम से कम 30-40 किलोमीटर तक। यानी एक जिला में एक कोई एंट्री पॉइंट देता है उसमें। हाईवे पे तो कोनो बकरी लेके चल आता है, चल 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 चल, कपड़ा सुखा देता है, बोरा वगैरह सुखा देगा। अब उसमें कैसे आप जा पाइएगा 120 की स्पीड में? पता चला कपड़ा सुखाने वाले को आप तो हिला दिए वो पार। उसमें सड़क में कहीं कट नहीं दिया होता है और कटीले तार से दीवार उठा दिया जाता है कि जानवर भी ना आए, कुत्ता कभी गाय, हालांकि कभी कभी गाय भैंस कूद के चल आते हैं सो तो मर जाता है। एक्सप्रेसवे में जो गया कुत्ता सियार गाय भैंस तो मर जाते हैं एक्सीडेंट होकर। तो एक्सप्रेसवे बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा एक्सप्रेस है, पूरा इधर से उधर जाए। बिहार में अभी एक्सप्रेसवे नहीं है। एक्सप्रेसवे में होता है कि आप जिस लेन में घुस गए अब निकल नहीं सकते। गलती से अगर आपको मुड़ना था और नहीं मुड़े ना, हो गया 30-40 किलोमीटर काम हो गया, अब आप चलते रहिए। तो वहां 30-40 किलोमीटर पता भी नहीं चलता है। 30-40 किलोमीटर 15-20 मिनट में निकल जाता है धड़ाम से। लेकिन 30-40 किलोमीटर तो आगे ले जाएगा, फिर यू टर्न मार के 30-40 किलोमीटर आइएगा। बहुत लंबा भयानक मारता है एक्सप्रेसवे पर। तो एक्सप्रेसवे बहुत जरूरी है। बिहार में भी एक्सप्रेसवे होना चाहिए। हालांकि औरंगाबाद से जयनगर के बीच में एक्सप्रेसवे बनना प्रस्तावित है। अब ये कितने सालों में बनेगा? 2030-35 तक तो बन ही जाएगा। हाँ बन जाना चाहिए, 35 तक तो बन ही जाएगा। आगे बढ़े तो ये महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर को किससे जोड़ता है? किससे जोड़ेगा? मुंबई से जोड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम लोग डिटेल से कल मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे।